नमस्कार। और ये कार्यक्रम है बात उत्तराखंड की, और आज आपको मिलवाते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा तुड़ी जी से। और मैडम, आपको अगले महीने 9 साल होने वाले हैं इसी जॉब में, तो कैसा आपका अनुभव रहा? 9 साल बहुत लंबा समय होता है। धन्यवाद राठी जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, 9 साल एक बहुत लंबा समय है जो निर्वाचन विभाग में मैंने बिताया है, और ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। इसमें रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, और मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के मतदाता क्योंकि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत जागरूक हैं, और यहाँ चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बीच में कुछ अलग तरह के अनुभव आपके सामने आए? आपने उपचुनाव, लोकसभा, विधानसभा सभी कराए हैं? हाँ, हर तरह के चुनाव कराए हैं। एक तरह से डेपुटेशन जैसा आपका? हाँ, डेपुटेशन जैसा है। हाँ। इस बार मैम मतदाता सूची जनवरी में जो फाइनल हो रही है, तो कितने मतदाता बढ़ रहे हैं? अभी क्या स्थिति है और तब क्या होगी जनवरी तक? जो हम लोगों की पिछली मतदाता सूची थी, जो जनवरी 2015 के हिसाब से फाइनल हुआ था, उसमें 73,000 18,225 मतदाता थे टोटल इस प्रदेश में। और उसके बाद एक पूरी एक्सरसाइज हुई जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा NERP, नेशनल ई रोल प्योरिफिकेशन प्रोग्राम, और बहुत इसमें विस्तृत एक एक्सरसाइज हुई जिसमें डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई हुए थे। हम लोगों ने भी सॉफ्टवेयर से किया था, इलेक्शन कमीशन ने भी किया था। उन सभी डुप्लीकेट्स को या जो भी गलतियां थी वोटर लिस्ट में, हम लोगों ने जिलों को भेजा था। उसके बाद हर जिले में BLOs घर घर गए थे, उन्होंने फिजिकली वेरीफाई किया था। जहां लगा कि अगर किसी वोटर का नाम 2 जगह है तो उसको कानूनी जो प्रक्रिया के अनुसार नोटिस दिया गया। और अब फाइनल जो फिगर आया है इस समय हम लोगों के पास, क्योंकि 1 अक्टूबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होना है, उसके हिसाब से हम लोगों के लगभग 1.25 लाख वोटर डिलीट हुए हैं और लगभग 1.5 लाख वोटर्स का करेक्शन हुआ है, और इसके अलावा लगभग 2 लाख नए एडिशन हुए हैं। तो कुल मिला के अब जो वोटर लिस्ट हम लोगों के सामने है उसमें हमारे पास लगभग 73,000 81,000 मतदाता है टोटल। अभी इतने बढ़ गए हैं। हाँ, और यूथ का भी कंपैरिजन? हाँ, यूथ का भी कंपैरिजन हुआ है। पिछले 1 साल में लगभग 60,000 यंग वोटर्स को जोड़ा गया है, और अब जो एक्सरसाइज हम लोगों की शुरू हो रही है अक्टूबर महीने में, इसमें जो टारगेट हम लोगों ने रखा है सेंसस के फिगर्स निकाल के 18 से 19 साल के जितने वोटर्स होने चाहिए, उसके हिसाब से लगभग 80,000 यंग वोटर्स जो 18-19 साल के हैं, और जो 1 जनवरी को भी 18 साल के हो जाएंगे, ऐसे लगभग 80,000 पूरे प्रदेश में यूथ वोटर्स हैं, जिनको अब हम लोग टारगेट करके उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाएंगे। अभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के साथ भी आपकी बैठक हुई जी, तो इसके प्रचार प्रसार में, अवेयरनेस में, लोगों को मतदाता बनाने के लिए उनका कैसा आपको एक्सपीरियंस उनके साथ है? कितना मदद करते हैं, क्या कोऑपरेट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये है कि एक्चुअली हम लोगों की जो एक्सरसाइज है ये हर साल होती है। मतदाता सूची का स्पेशल समरी रिवीजन होता है, हर साल अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज लास्ट ईयर में थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं, जब अगले साल चुनाव है तो अब वो लोग काफी एक्टिव हो गए। लेकिन एक जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट बार बार रहती है पॉलिटिकल पार्टी से कि आप हर बूथ के लिए एक बूथ लेवल एजेंट बना दें, वो अभी तक हम लोगों के पास बहुत कम नाम आए हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जैसे एक BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, हर बूथ के लिए, और 1 अक्टूबर से सब BLOs अपने बूथ में बैठेंगे वोटर लिस्ट लेके। उस समय अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने BLAs बना दे, बूथ लेवल एजेंट, तो वो वोटर लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई छूटा तो नहीं है। अब हम लोगों का उद्देश्य ये है कि कोई भी वोटर छूटे ना, चुनाव से पहले सभी वोटर्स के नाम जुड़ जाएं। तो इसके लिए बार बार हम लोग अनुरोध कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन वैसे सहयोग रहता है जब हम लोग कोई बैठक बुलाते हैं। अभी हम लोगों ने 30 तारीख को फिर एक बैठक करनी है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। उसमें हम लोग उनको ये ड्राफ्ट रोल, पूरी वोटर लिस्ट उनको देंगे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, और उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाएगा पुनः कि आप इसको चेक कर ले और जो छूटे हुए वोटर्स हैं उनको जुड़वाने का प्रयास करें। मतलब बाद में किसी को शिकायत ना रहे? बाद में किसी को शिकायत ना रहे, क्योंकि सबसे खराब स्थिति तब बनती है जब कोई वोटर वोट डालने बूथ पे जाता है और वहां जाके वो देखता है कि उसका नाम नहीं है लिस्ट में। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी वोटर्स, अब ये ऑनलाइन है, पूरी सूची ऑनलाइन है। NVSP जो पोर्टल है भारत निर्वाचन आयोग का, उसमें पूरी सूची है। तो NVSP पे जाके सभी वोटर्स चेक कर सकते हैं कि उनका नाम है कि नहीं। और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, आप लोगों ने भी बहुत एडवांस जाके काम किया।
लेकिन हर चुनाव में फिर भी कुछ ना कहीं ये शिकायतें रह जाती हैं कि साहब मैं वोट डालने आया था तो मेरा तो इसमें नाम नहीं। वो ही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग आवश्यक है, मीडिया का, कि लोग इतने जागरूक हो जाएं कि वोट डालने से जाने के पहले एक बार चेक कर लें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं। मैडम एक टाइम था जब डुप्लीकेट वोटर बहुत हो जाते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। अभी भाजपा के एक बड़े नेता ने यही शिकायत की है कि बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 1 लाख फर्जी वोटर, मतलब डुप्लीकेट वोटर हैं, वो यूपी में भी और यहाँ भी हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? अभी जो आपने शिकायत की बात की, हम लोगों ने भी मीडिया से ही देखा था कि उन्होंने ये शिकायत की है। तो उस मीडिया की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने उसकी कटिंग लगा के सीओ यूपी से हमने फोन से भी बात की और उनको वो मीडिया कटिंग भी भेजी है। और जो हम लोगों के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्र हैं, उत्तराखंड से बॉर्डरिंग विधानसभा क्षेत्र, वो नक्शे के साथ लगा के उनको भेजा है कि उन सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स की वोटर लिस्ट का डेटा उत्तर प्रदेश हम लोगों के साथ शेयर कर ले, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिसमें यूपी का बॉर्डर है, कि वो भी उसको चेक कर लें और डीएम्स भी शेयर कर लें अपने नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ। तो अब सॉफ्टवेयर हम लोग का इतना एडवांस हो गया कि बहुत सारे डुप्लीकेट्स हम लोग सॉफ्टवेयर से आइडेंटिफाई करके फिर उनको जिलों को भेज सकते हैं कि इन लोगों के नाम आए हैं, इनको आप नोटिस दें। और अभी क्योंकि अभी 3 महीने का समय है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी डुप्लीकेट वोटर अब नहीं रहेगा। अगले 3 महीने में हम लोग एक इंटेंसिव ड्राइव चलाएंगे। अगर किसी का भी नाम दोनों जगह है, यूपी और उत्तराखंड में, तो उसको डिलीट किया जाएगा। अभी आपने इसको एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के लिए कहा भी है, तो रिसेंटली कोई फीडबैक आया इसका कि कुछ? नहीं, हम लोगों ने जब ये मीडिया में रिपोर्ट आई उसके बाद डीएम्स को भेजा और अब जो अब तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो रहा है हम लोगों का। अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो होगा उसमें भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यूपी का भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो रहा है। उसके साथ हम लोग इन वोटर्स लिस्ट को कंपेयर करके सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे कि कहाँ डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई स्पेसिफिक सूचना नहीं दी कि किस पोलिंग बूथ में डुप्लीकेट्स हैं या कहाँ पे स्पेसिफिक। अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे बूथ वाइज, तो हम लोग तुरंत उसको चेक करके उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जनरल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें अभी 2-3 महीने का समय लगेगा उनको टारगेट करने में, जो डुप्लीकेट वोटर्स यदि कोई हैं। पीएलए वाली जो बात अभी आपने बताई थी कि थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी का बहुत मुकम्मल कोऑपरेट नहीं मिलता, हाँ। तो क्या इस पर दोबारा मंथन होगा, दोबारा उन लोगों को बुला के इस चीज के लिए? 30 तारीख को फिर हम लोग उनको बुला रहे हैं कि आप लोग बीएलएस की सूची दे दें। सभी डीएम्स भी उनकी मीटिंग कर रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स अभी अगले 2-3 दिन में हो जाएंगी। और यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपना एक प्रतिनिधि बूथ के लिए बना दें, जो वोटर लिस्ट को क्लीन करने में हम लोगों की मदद करें। मैडम, वैसे तो आपके लिए अब नया काम नहीं है, आपको 9 साल हो गए। अभी किस तरह की तैयारी आपने शुरू की है इलेक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्शन का मोमेंट तो बन ही रहा है। यद्यपि इलेक्शन का अनुभव हो जाता है, लेकिन हर इलेक्शन नया होता है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन में आईटी में बहुत तेजी से वो लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो हर बार कुछ नया ही हम लोगों को करने की आवश्यकता होती है। और अभी जैसे हम लोगों का जो मेजर काम चल रहा है, जो मशीनें आई थी, अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव में लगेंगी वो बिहार से हम लोगों को अलॉट हुई थी, तो ज्यादातर बिहार से आई है। उनकी अभी चेकिंग चल रही है। जैसे कल मैंने इंस्पेक्शन किया था देहरादून में, जो एफएलसी चल रही है उसमें लगभग 15% मशीन्स डिफेक्टिव निकल रही हैं, क्योंकि वो तोड़फोड़ बहुत हुआ है। क्योंकि वहां से लाने में एक तो इनका जो स्टोरेज है वो भी थोड़ा, जो बक्से हैं जिनमें मशीनें रखी जाती हैं वो बहुत पुराने टिन के बक्से हैं, तो वो, और एक बक्से में 10 मशीनें रखी जाती हैं। अभी हम लोगों ने सुझाव भी कमीशन को भेजा है कि 10 न रख के इसके ऐसे कंटेनर्स बनाए जाएं जिसमें 5 मशीन रहे, 5 या 6। 10 मशीन रखने के बाद एक तो वो बक्सा बहुत भारी हो जाता है, तो जो मजदूर उठाते हैं वो उसको बहुत जोर से पटकते हैं। तो अभी ये जो हम लोगों की मशीनें खुली हैं यहाँ पे, उनमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारी मशीनों के सामने का किसी का कोई टुकड़ा टूटा हुआ है, या कोई जो कवर है वो पीछे का कवर नहीं है। तो इस तरह की जो मैकेनिकल डिफेक्ट्स दिख रहे हैं उनको रिपेयर कराने में भी काफी समय लगेगा, और कुछ तो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो अगर मशीनों की शॉर्टेज होगी तो हम लोगों को फिर और मांगनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन से। ये बहुत एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। ये पूरी एक्सरसाइज में काफी मेहनत लगती है। अगर मशीनें कम हो जाएंगी तो हम लोगों को और मंगानी पड़ेंगी। तो अभी मेन चिंता हम लोगों की मशीनों की है। दूसरा, इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नई चीज हम लोगों के स्टेट में भी वो प्रयोग कर रहे हैं, जो अन्य प्रदेशों में किया गया था। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वीवीपैट, वेरीफाइबल वोटर ट्रेल।
उसमें ये है कि क्योंकि कुछ प्रदेशों में ईवीएम के बारे में कुछ डाउट्स एक्सप्रेस किए गए थे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वोटर निश्चिंत हो जाए कि मैंने जिस बटन को दबाया वो वोट उसी प्रत्याशी को जा रहा है। तो अब इसमें जो नई मशीनें आएंगी, अभी वो केरला से हम लोगों को अलॉट हुई हैं, अब केरला से हम लोगों को मंगानी है अगले 1 महीने में, और वो ईवीएम मशीन के साथ एक दूसरी मशीन जुड़ जाएगी जिसका लगभग 10 किलो का वजन है। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है। उसमें एक पेपर रोल रहेगा, एक प्रिंटर टाइप का होगा वो। तो अब जब वोटर किसी बटन को दबाएगा तो वोटर को ये दिख जाएगा कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है, और वो पेपर की एक वोट निकलेगी जो कट के एक बॉक्स में गिर जाएगी। वोटर के हाथ में नहीं आएगा लेकिन उसको दिख जाएगा कि मैंने राठी जी को वोट दिया तो ये वोट सही गया, राठी जी को ही गया। तो ये वीवीपैट जो है ये पहली बार प्रदेश में प्रयोग होगा। इसके लिए फिर अलग से जब एक बार मशीनें आ जाएंगी फिर उनकी चेकिंग होगी, फिर उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, फिर जनता को भी उसकी ट्रेनिंग करा के जागरूक किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ये नई तकनीक क्या किसी दूसरे प्रदेश में यूज हो चुकी? अन्य प्रदेशों में उन्होंने पायलट सभी जगह किया है। हम लोगों से पिछली बार भी लोकसभा के टाइम पे कहा था, तो हम लोगों ने कहा था अभी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की समस्या ये होती है कि बहुत दूर दूर पोलिंग स्टेशन हैं, और इसके लिए ये होता है कि अगर ये मशीन अटक जाए, उसमें जो पेपर रोल है कई बार अटक जाता है, तो फिर वोटिंग रुक जाती है। तो हम लोगों ने कहा था अभी हम लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस बार आपको करना है। इस बार करना ही है। मैम, ये पहले तो शिकायतें रहती थी कि पोलिंग स्टेशन बहुत दूर हैं, फिर बीच में आपने कुछ इम्प्रूव किया कि पोलिंग स्टेशन मतलब एक मध्य स्थल वहीं जहां कुछ हो वहां बना दिए। अभी क्या अपडेट है, मतलब लोगों के पास अब सुगमता से वोटिंग हो सकती है? सुगमता से वोट डालने जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो पोलिंग स्टेशन का संख्या जो बढ़ी है, 510 नए पोलिंग स्टेशन सैंक्शन हो गए हैं कमीशन से। मतलब 2 किलोमीटर के दायरे में वोटर जहां रहता है वहां से 2 किलोमीटर के अंतर्गत उसको पोलिंग स्टेशन मिल जाएगा। मतलब वो ऐसी समस्या नहीं रहेगी जैसा लगता है कि पहाड़ में पता नहीं वोट दूर कैसे डालने जाते हैं? ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि पहाड़ में तो अगर कहीं 10 वोटर भी हैं तो उनके लिए भी हम लोग पोलिंग स्टेशन बनाते हैं। तो बातों का सिलसिला फिर जारी रखते हैं। तो मैम, पिछले दिनों एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हमारे राज्य में इस वक्त 10 सीटें रिक्त हैं। तो उनका क्या स्टेटस है इलेक्शन के लिए? लोग मानते हैं, संविधान में भी है कि 6 महीने में चुनाव होना है, किन किन परिस्थितियों में होना, तो उनको थोड़ा सा एक बार स्पष्ट करने की भी लगता जरूरत है। साधारण परिस्थितियों में ये होता है कि अगर कोई विधानसभा क्षेत्र की सीट रिक्त हो जाती है तो 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन जो उत्तराखंड में जो घटनाक्रम हुआ उसमें अभी तक ये प्रकरण न्यायपालिका के विचाराधीन है। इसमें पहले हाई कोर्ट में कई पिटिशंस लगे थे, अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। जिन प्रत्याशियों को माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने डिस्क्वालिफाइड घोषित किया था वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो दोनों पक्ष अपना अपना साइड जो है सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फाइनल निर्णय नहीं देता तब तक वो इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद नहीं आती है। और अब क्योंकि लगभग 4 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, तो अब इसमें कोई बाय इलेक्शन होने की संभावना नहीं है। जो सामान्य विधानसभा निर्वाचन होगा उसी के साथ सभी क्षेत्रों का निर्वाचन होगा। जैसे मेरे ख्याल से 27 या 26 मार्च को ये सीटें वैकेंट हो गई थी, 26 और मेरे ख्याल से 6 महीने गुजर गए 1-2 दिन पहले जी। तो अब सामान्य निर्वाचन के साथ ही होगा। ये तो एक इंसिडेंट है मैम। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, मान लिया 6 महीने अभी हो रहे हैं और 4 महीने बाद आम चुनाव है जी, तो क्या फिर भी उन सीटों को भरना जरूरी रहता है? नहीं, अगर 6 महीने बचे हैं तो उनको भरना जरूरी नहीं रहता। उनको भरना जरूरी नहीं, वो फिर सामान्य निर्वाचन के साथ ही हो जाते हैं। अभी आपने कुछ फीडबैक इलेक्शन कमीशन को भेजा होगा, चूंकि चुनाव तो टोटली पॉलिटिकल होता है, आप कराने वाले तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं। आचार संहिता के मतलब कब क्या एक कयास है कि कब तक लग सकती है आचार संहिता? पिछले विधानसभा चुनाव के पहले 24 अक्टूबर 2011 को चुनाव की घोषणा हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक्चुअली 5 प्रदेशों का एक साथ घोषणा करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, इन 5 प्रदेशों में 2017 के शुरुआत में ही चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश की डेट मई तक है, हम लोगों की मार्च तक है। तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन सबका एक साथ जब घोषणा करता है तो वो सभी स्टेट्स का एक टाइम टेबल बना के तब घोषणा करते हैं। तो उम्मीद तो है कि दिसंबर के किसी
दिसंबर में ही घोषणा होगी, और जब घोषणा होती है तभी से आचार संहिता लगती है। जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल इस बात पर बड़ा फोकस करते हैं कि सर्दी के दिनों में चुनाव है, ऊपर बर्फबारी हो सकती है, वोट डालने में दिक्कत हो सकती है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लिए, और हम लोगों ने इसीलिए रिक्वेस्ट भी किया है इलेक्शन कमीशन से कि अगर हो सके तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह में डेट दी जाए उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जनवरी में पिछली बार जैसे डेट दी गई थी वो बहुत उसमें कठिनाई हुई थी, उससे हम लोगों का वोटर टर्नआउट भी कम हो जाता है। अभी जैसे पिछली बार हम लोगों का 67% वोटर टर्नआउट था प्रदेश में, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसको कम से कम 80% तक ले जाने का प्रयास करिए। हम लोगों का एक स्वीप कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता वाला, उसमें भी काफी नई नई प्रोग्राम्स हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट डालने आए। लेकिन अगर ये जनवरी महीने में चुनाव होता है तो बहुत से मतदाता बाहर चले जाते हैं प्रदेश से ठंड की वजह से, तो उस समय मतदाता प्रतिशत बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने अनुरोध यही किया है कि लास्ट वीक फरवरी या प्रथम सप्ताह मार्च का अगर देंगे तो बेहतर टर्नआउट होगा, ज्यादा मतदाता सुगमता से अपनी वोट डाल पाएंगे। हम लोगों की आपकी रिक्वेस्ट कमीशन मान लेता है तो मेरे ख्याल से जनवरी में फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट का कनेक्शन पोल डेट से नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है डेट ऑफ अनाउंसमेंट से, और जो वो घोषणा करेंगे वो 5 प्रदेशों की एक साथ करेंगे, तो वो दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन की ही डिस्क्रिशन। मतलब 45 डेज वाला बाउंडेशन 45 डेज वाला है, 45 डेज वाला है, लेकिन 45 डेज से पहले भी वो घोषणा कर सकते हैं। 45 डेज तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम वो 2 महीने भी पहले कर सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है। अभी 10 जनवरी को आप अंतिम प्रकाशन करेंगे मतदाता सूची हाँ। का, तो इस बार वोटर की वृद्धि, मतदाता बढ़ रहे हैं और यूथ, और अभी जो जनवरी में 1 जनवरी को 18 साल के होंगे, हाँ, उनकी एक बड़ी संख्या होगी, उनकी लगभग 80,000 की संख्या है, तो उन सभी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना वोट जरूर बनवा लें। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जनवरी में अगर पूरी कोशिश सार्थक रही तो 80,000 यूथ जुड़ जाएंगे हम लोगों के वोटर। तो मतलब ये मेरे ख्याल से एक एकदम अकल्पनीय जैसा होगा, जो जिसकी कल्पना नहीं की जाती जी। 80,000 एकदम लोग इसमें जुड़ेंगे। नहीं, इसमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं है ये, क्योंकि पिछले जो हम लोगों का अभियान चला था उसमें 60,000 जुड़े थे, तो अब उसमें 20,000 और जुड़ जाएंगे, तो सभी जिलों में, क्योंकि ये स्प्रेड आउट रहेगा, तो जुड़ सकते हैं। हम लोग कोशिश तो ये करेंगे। अभी मैडम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे क्या तैयारी है इलेक्शंस की? डीएम्स की मीटिंग आपने अभी? हाँ, डीएम्स की हम लोग हर हफ्ते एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर बुधवार को 4 से 5 बजे, और बहुत तेजी से अब जिलों में पूरा इलेक्शन के काम पे पूरा उनका फोकस आ गया है। सभी डीएम समझ गए कि अब, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एक टीम भी आई थी, उन्होंने सारे डीएम्स और एसपीज के साथ बात की, 3 अधिकारी आए थे वहां से, और अब अगले महीने में किसी समय पूरा कमीशन भी आएगा यहाँ पे, तब सारे डीएम्स और एसपीज को यहाँ बुलाएंगे। तो जितने भी मानक हैं इलेक्शन कमीशन के, बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट्स हैं, उस पे सूचना हर हफ्ते जाती है, और हर हफ्ते हम लोग डीएम से बात करते हैं। बहुत सारी चीजों में उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, जैसे पोलिंग स्टेशन का कैड मैप और गूगल से उसको जोड़ना, कि कोई भी मतदाता गूगल पे जाके देख सकता है कि हमारा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ से। तो ये प्रयोग इन्होंने तमिलनाडु वगैरह में बहुत सक्सेसफुली किया है, तो उसको यहाँ भी कर रहे हैं। और दूसरा जो जिसपे बहुत ज्यादा फोकस है इलेक्शन कमीशन का, कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पे सारी सुविधाएं मतदाता के लिए हो, वहां पे बिजली हो, पेयजल हो, बैठने की जगह हो, छाया हो, रैंप हो। तो इस पे भी हम लोग हर हफ्ते रिव्यू करते हैं डीएम्स के साथ कि अब कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, और इसके लिए राज्य स्तर पे भी हम लोगों ने मुख्य सचिव के स्तर पे बैठक कराई, जिसमें सभी विभागों को भी बुलाया, और विशेष रूप से जैसे शिक्षा विभाग, क्योंकि ज्यादातर पोलिंग स्टेशन स्कूल्स में है, तो जितना भी बजट उनको मिल सकता है इन सब सुविधाओं के लिए, जिससे मतदाता को कोई कठिनाई ना हो। दूसरी एक नई चीज जो हम लोग इस बार करने वाले हैं वो विकलांग मतदाताओं के लिए है, या जिनको दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग मतदाता। उसमें हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं कि हर बूथ पे कितने दिव्यांग मतदाता होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनकी भी एक बैठक की है। अभी डीएम्स को भी हम लोगों ने जो विकलांग पेंशन जो प्राप्त कर रहे हैं उनकी लिस्ट भेजी है, कि उनको चेक कर लें कि वो किस बूथ में वोट डालने जाएंगे। और यहाँ तक हम लोगों की
मंशा है कि जो दिव्यांग मतदाता है उसको घर से हम लोग मतलब पिकअप कर लें, उसके लिए वाहन की व्यवस्था हो, व्हीलचेयर इत्यादि की व्यवस्था पोलिंग बूथ पे हो। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? फर्स्ट टाइम यहाँ करेंगे हम लोग। पहले अन्य प्रदेशों में हुआ है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में बहुत अच्छा हुआ था पिछले उनके विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या बहुत जो वृद्ध हो गए 80 बहुत साल से वृद्ध ऊपर मतदाताओं को भी जोड़ेंगे हम लोग। अगर उनको हेल्प की जरूरत है, वॉलंटियर्स हम लोग लगाएंगे एनसीसी एनएसएस के बच्चों को, जो उनको लेके आएंगे घर से और पोलिंग बूथ तक और उनको वोट डालने में मदद करेंगे। मैडम कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर? 100 साल से ऊपर के कई वोटर्स हैं। जो पहला मतदाता दिवस हुआ था उसमें हम लोगों ने उन सभी को सम्मानित भी किया था। तो अब हम लोग जो अभी लेटेस्ट मतदाता सूची आएगी उससे पता चल जाएगा कि कितने 100 साल से ऊपर के वोटर्स हैं, लेकिन हैं यहाँ पे। ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट प्लान क्या होगा कि ज्यादातर मतदाताओं को बूथ तक ले जाया जाए? यही प्लान हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जितने ज्यादा माध्यम हैं, जैसे आपका मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फेसबुक पे भी अब हम लोगों ने एक फेसबुक पेज शुरू किया है सीए उत्तराखंड के नाम से। तो जो भी हम लोगों की सूचनाएं हैं, जो भी जानकारी है, लगभग 30 लाख फेसबुक यूजर्स हैं उत्तराखंड में, तो उन सबको हम लोग फेसबुक के माध्यम से रीच कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपना वोट डालें, यही प्रयास रहेगा। मैडम आप IAS अफसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में भी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी काम करती हैं, और ये माना जाता है हमारे समाज में कि महिला परिवार के प्रति पुरुष की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील होती है। तो 3 जिम्मेदारी आप है, बड़ा व्यवहारिक सा सवाल है, तो कैसे इसमें सामंजस्य बैठाती है आप? एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरफ घर। सामंजस्य बैठाने के लिए मुझे लगता है कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो कोई भी काम हो सकता है, और टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। और जो आपने बताया ये बहुत अच्छा एक सवाल है और महिलाओं से अक्सर पूछा जाता है। इसमें ये जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। जैसे अगर मेरी प्राथमिकता में परिवार है, काम है, अपना सरकारी काम है, सरकारी काम में दोनों चीजें, इलेक्शन का काम भी है, राज्य सरकार का काम भी है। इस समय तो इलेक्शन, मैं पूर्ण रूप से इलेक्शन का काम देख रही हूँ, राज्य सरकार के विभाग इस समय हटा दिए गए, तो ये आसान है उस पर फोकस करना। जब सारे विभाग एक साथ रहते हैं तब ज्यादा कठिनाई होती है। इस समय इंडिपेंडेंटली मैं इलेक्शन का काम देख रही हूँ, प्लस अपना परिवार का काम है। तो अगर ये दोनों को आप पर्याप्त समय दें और प्राथमिकताएं तय कर लें कि आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके पति, जो भी परिवार में है, उनको देखना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपके सरकारी काम भी आपकी जिम्मेदारी है, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। आप दोनों को बराबर समय दे सकते हैं, बराबर अटेंशन अपना दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि फिर आपका और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। असली प्रॉब्लम तब आता है कि अगर कोई और इंटरेस्ट हो जो इन दोनों इंटरेस्ट के अलावा हो। जैसे कुछ लोगों को और जैसे बहुत सारी हॉबीज होती हैं या इंटरेस्ट होते हैं, या जैसे कोई ताश खेलते हैं या क्लब्स में जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, तो वो सब मेरे इंटरेस्ट कभी नहीं रहे। तो मेरा बस ऑफिस और घर है, और अगर सिर्फ ऑफिस और घर हो तो दोनों चीज अच्छे से संभल जाती है। टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी। चलिए मैडम, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी, और के न्यूज इंडिया की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं भविष्य की भी, और अगले चुनाव अच्छे से कराने की भी। तो मैं हूँ देहरादून से अजीत सिंह राठी, और अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी बड़ी शख्सियत के साथ।